हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है भारत स्थिति, जो कि आपकी सेकंड बुक से रहने वाला है, जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। तो जो चैप्टर है ना आपके इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर रहने वाला है। तो इसको हम काफ़ी ईजी वे में और अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम हर उस चीज़ की बात करने वाले हैं जो आपको इंडिया की लोकेशन के बारे में जानने में मदद करेगा, जो आपके इस चैप्टर में दे भी नहीं रखा होगा, आपको छोटी क्लासेस में बताया होगा, उसकी बात भी हम जरूर कर रहे होंगे, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे इस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर छोटा जरूर है, लेकिन आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें लग रहे होते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो। अगर आपको उसके फ्री पीडीएफ नोट्स है तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उस दिन नाम आपके सामने है। कुछ ही पर्सनल क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हो। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई भारत की स्थिति के बारे में जानना है, यानी कि इंडिया के लोकेशन के बारे में जानना है, या भाई यूं कहूं कि आपको किसी और कंट्री की लोकेशन के बारे में जानना है, तो आपको दो ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए, जो कि है भाई अक्षांश और देशांतर। क्या बोला मैंने? अगर आपको किसी की लोकेशन जाननी है, स्थिति जाननी है, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जाननी है, भाई किस प्रकार का वहाँ का क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो आपको दो रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। अक्षांश रेखाओं को हम लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं और देशांतर रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्सर आप जो ग्लोब पर देखते हो, अगर मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ ग्लोब, तो इस पर जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, ऐसी ध्यान रखना है आपको, इनको तो हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, या यूँ कह लो जी आप लैटिट्यूड्स बोलते हैं हम। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो लैटिट्यूड मतलब देखो लेटी हुई, लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई लाइंस होती है ग्लोब पर तब देख रहे हो, उनको तो हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो इसी प्रकार से जो ऐसी लंबी लंबी लाइन आपको दिख रही होती है, ठीक है, अर्थ ग्लोब पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम देशांतर बोलते हैं, आप कह लीजिए भाई लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। आप इमेज में भी देख लो भाई। ठीक है, ये आपकी कैसी अक्षांश रेखाएं हैं और ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इनको यहाँ पर मैंने एक साथ बना दिया है, जो कि जनरली आप देखते भी हो। पर ये ध्यान रखना, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो कि किसी भी कंट्री की लोकेशन और स्थिति को जानने के लिए ये सब बनाई गई है, ताकि किसी कंट्री के लोकेशन को समझने में आसानी हो, टाइम को समझने में आसानी हो, इसलिए जो है ये रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आप जाओगे भाई कभी स्पेस में, आप देखोगे अर्थ पर, को ऐसी कुछ लाइन दिखने को नहीं मिलेगी। अर्थ पर कभी भी आपको ऐसी कोई लाइंस देखने को नहीं मिलेगी। ये तो इंसानों ने अपने सुविधा के लिए क्या करा, ये बनाई है, जिसको हम पढ़ते भी हैं। ठीक है भाई, क्यों बनाई है सबको छोटी क्लास से पढ़ के भी आए हो, यहाँ पर आपको जनरल आइडिया मैं दे भी दूंगा इनके बारे में। सबको अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ आया। अब यहाँ पर हम एक और चीज की बात कर लेते हैं भाई, विषुवत रेखा की, कर्क रेखा की, मकर रेखा की, आर्कटिक वृत्त की, अंटार्कटिक वृत्त की, जो कि पता होना चाहिए आपको। देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ विषुवत रेखा की, जो कि क्या होती है भाई, 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो 0 डिग्री पर क्या होते हैं, भूमध्य रेखा ही बोलते हैं इसको। विषुवत रेखा तो बोलते ही हैं इसको, भूमध्य रेखा भी हम बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा तो बोलते ही हैं इसको, ध्यान रखना। तो ये भूमध्य रेखा क्या होती है भाई, 0 डिग्री अपनी इसका मान होता है। अब 0 डिग्री से आप ऊपर जाओगे और नीचे चले जाओ। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये क्या करती है भाई, अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। एक आपका नदन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, पूरा आपका क्या, ये एक उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं बताना था, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि भाई दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध ये है। अब यहाँ पर रेखा देखिए, उसके बाद अब विषुवत रेखा के आप ऊपर जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है भाई, आपको देखने को मिलती है कर्क रेखा, जो कि क्या भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। अब यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पर हम नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो तो यहाँ पर विषुवत रेखा है, जो कि आपकी क्या 0 डिग्री पर है, उसके बाद कर्क रेखा, ठीक है, जो कि क्या है 23.5 डिग्री पर। ऐसे ही मकर रेखा, जो कि आपकी क्या है विषुवत रेखा के साउथ में है, विषुवत रेखा के साउथ में, जो कि क्या आपकी 23.5 डिग्री, समझ आ गया। और मकर रेखा बता दिया आपकी। अब ये देखियो, देखो कि आपकी जो ये रेखा है 66.5 डिग्री पर, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं भाई इसको? आर्कटिक वृत्त हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त।
और जो ये नीचे आपका जो साउथ में है, विषुवत रेखा के दक्षिण में है भाई, ध्यान रखना 66.5 डिग्री सेम, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं भाई, अंटार्कटिक वृत्त से इसको हम अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त इसको हम बोलते हैं। समझ आ गया? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे चलूं, देखो अभी विश्व का मानचित्र है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। और बीच में जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये क्या है, आपकी इक्वेटर है, यानी कि मध्य रेखा है। उसके बाद आगे बात करूं, ये जो आपकी लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का मतलब यहां पर आप समझ सकते हो, हिंदी में अगर बोलूं तो प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि क्या होती है भाई, 0 डिग्री देशांतर पर होती है, 0 डिग्री देशांतर पर होती है। समझ आ गया? तो जो ये आपकी रेखा है, जिसको हम बोलते हैं भाई प्रधान मध्याह्न रेखा, ये पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, लेकिन आपकी जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये इसको पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांट रही है। समझ आ गया? अब इसी के बाद आपको आगे भी समझ आ जाएगा। जब आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका क्या भारत है, ये क्या आपका यहाँ पर भारत आपको दिख रहा है, ध्यान से आप देखो। तो अब देखो, मैंने आपको जितना बताया है उसके हिसाब से आप भारत की स्थिति का पता लगा पाओगे भाई, किस अक्षांश के बीच में आती है, किस देशांतर के बीच में ये आती है, ठीक है भाई। जैसा जिस अक्षांश के बीच में आएगी, वैसे ही क्या आगे क्लाइमेटिक कंडीशन भी होंगी, जो कि आगे बताऊंगा आपको, तो बुक में बता भी रखा है आपको, ठीक है भाई। देखो, तो मैंने बता दिया, ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा और ये आपकी इक्वेटर से जो लाइन जा रही है, मतलब जब आपकी 0 डिग्री से लाइन जा रही है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि इसको पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में और ये इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपका जो इंडिया है, कि जो हमारा जो इंडिया है, कहाँ देखने को मिलता है, हमें नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, यानी कि हमें उत्तरी गोलार्ध में हमें इंडिया देखने को मिलता है। समझ आ गया? इसलिए जो है हम जब डिग्री लिख रहे होते हैं, तो हम नॉर्थ ही लिख रहे होते हैं, ध्यान रखना। समझ आ गया? क्या लिख रहे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट लिख रहे होते हैं। क्यों? आपका जो इंडिया है वो आपको कहाँ, पश्चिमी गोलार्ध में देखने को तो नहीं मिल रहा है, आपको उत्तरी गोलार्ध और स्पेसिफाई में करूँ तो पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिल रहा है। तो भारत की स्थिति क्या है भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। समझ आ गया? तो इसलिए जब हम लिखने की कोशिश करते हैं, डिग्री की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें देशांतर बताना है या आपको अक्षांश बताना है, तो वहाँ पर आप उत्तर पूर्वी का यूज करते हो। समझ आ गया? उत्तर पूर्वी देशांतर, उत्तर पूर्वी अक्षांश, ऐसे करके। समझ आ गया? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या आपका भारत है। अब देखो, अगर हमें भारत के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमें भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं भारत के अक्षांश और देशांतर की बात करता हूं, तो अगर हमें इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, वो अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। क्या बोला मैंने भाई, कि अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करता हूं, तो अपना कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ठीक है, उत्तर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो इसलिए उत्तर लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। अब देख लो भाई अक्षांशीय विस्तार, तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, और मिनट का साइन आपको ऐसे लगाना होता है। कैसे लगाना होता है? ऐसे, ध्यान, समझ रहे हो? तो जो आप ये हल्का सा साइन लगाते हो 4 के ऊपर, जो आपको देखने को मिल रहा है, आप बुक में भी देख सकते हो, बुक साथ में लेकर बैठो, तो 4 के ऊपर जो आपको हल्का सा निशान देखने को मिल रहा है, इसको मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? इसको मिनट पढ़ते हैं। तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक क्या इसका अक्षांशीय विस्तार है। क्यों भाई अक्षांशीय विस्तार है? देखो, इंडिया आपका मान लो वर्ल्ड मैप पे ऐसे ही है, तो ऐसे आपकी क्या जारी होती है भाई, अक्षांश रेखाएं जारी होती हैं, और यहाँ से अक्षांश रेखाएं
जा रही होती हैं। तो ऐसे जब अक्षांश रेखाएं जा रही होती है तो देखा जाता है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से जब हमने देखा कि भाई भारत कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट वाली जो रेखा है यहाँ से गुजरती है, जो कि भारत को टच कर रही होती है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट भारत का विस्तार बन जाता है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है भाई, और अगर मैं आगे जाऊं तो यह 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और ये जो मैं बात करूं 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत की मुख्य भूमिका है। क्या है? ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं मुख्य भूमि को हटाकर यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई? इंदिरा पॉइंट, जो आपका सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि की बात ना करें, मुख्य भूमि का मतलब हो गया जहां पर मैं सिर्फ इस वाले लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं भाई द्वीप के अंदर, यानी लैंड्स जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह है ना, लेकिन मैं इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो अगर हम इसको मानते हैं कि भाई इसके हिसाब से अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करता हूं तो आपका नीचे आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, आप कह लो 45 मिनट। ठीक है भाई, 6 डिग्री 45 मिनट ऐसे करके। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन जो ये इंदिरा पॉइंट है 2004 की सुनामी में ये डूब चुका है। 2004 के सुनामी में ये आपका जो है डूब चुका है, आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर बात करूं, मेनली जो एग्जाम में पूछा भी जाता है वो मुख्य भूमि का ही अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है पूछा किसका है। अगर इंदिरा पॉइंट से बात करोगे जो कि अपना अंडमान निकोबार में है, जो कि अब दिखता ही नहीं, वो पूरा डूब चुका है, तो वो 6 डिग्री 45 मिनट क्या उसका अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर आपका यहाँ तक जाता है अक्षांश का। ठीक है भाई, अब ऐसे ही मैं देशांतरी विस्तार की बात करूं तो आपका देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर में है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। 2 मिनट देखो, तो देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद लेकर 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पर है भाई आपका? ये देखो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें देखने को मिलता है भारत का देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा ऐसे जाती है, देशांतर रेखा आपकी ऐसे जा रही होती है ना। तो देशांतर रेखा आपकी ऐसे जा रही होती है और यहाँ से आपकी देशांतर रेखा यहाँ से भी निकाल दो। ठीक है, तो जो जब देशांतर रेखा निकाली गई तो भारत किन रेखाओं के बीच में आया? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में आया। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ तक कुछ डाउट आपका नहीं रहना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ आया भाई? तो अगर मैं भारतीय अक्षांश देशांतर की बात करता हूँ जो आपको समझ भी आना चाहिए, जो बता भी दिया है मैंने आपको। ठीक है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार, और देशांतर विस्तार की बात करता हूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक रहने वाला है। समझ आ गया? अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे उत्तर वाले बिंदु की, सबसे दक्षिण वाले बिंदु की, सबसे पश्चिम और सबसे पूर्वी वाले बिंदु की बात करते हैं जो कि एग्जाम में आ जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे उत्तरी बिंदु की भारत की, सबसे उत्तर में कौन सी जगह है, तो वो आपका इंदिरा कोल है। क्या है? इंदिरा कोल है, जिसका अक्षांश आपको देखने को मिल रहा है कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। हम कहते हैं ना भाई 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, तो वो 37 डिग्री 6 मिनट वो इंदिरा कोल का है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है तो भारत का, लेकिन तो जहां पर खत्म हो रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार वो इंदिरा कोल है। समझ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद अगर पूर्वी में बात करूं जो कि 97 डिग्री 25 मिनट आपका आया है, वो किबीतू है, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु आप कह सकते हो। उसके बाद मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है, ध्यान रखना है। लेकिन वही मैंने बोला, अगर मैं यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात कर लूँ तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अब डूब चुका 2004 की सुनामी में। और इसका अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया था 6 डिग्री 45 मिनट। और ध्यान रखना ये मिनट का कंसेप्ट जब आता है जब हम अक्षांशीय विस्तार को जहां पर हम डिग्री में नहीं शो कर पाते हैं तो वहां पर हम मिनट में शो कर देते हैं। समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और एक और चीज ध्यान रखना कि भाई जो 1 डिग्री है ना,
आपको पता है जो आपका अर्थ है, आपका जो अर्थ है वो एक चक्र पूरा 24 घंटे पूरा करता है, ठीक है ना, अपना पूरा रोटेशन। ठीक है, ध्यान रखना अपना आप पूरा चक्र कैसे लगाने में। मैं देखो वैसे तो वो घूम ही रहा है, उसमें 365 दिन लगते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपना खुद का अपने अक्ष पर घूमने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो 24 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, तो उसको करने में वो डिग्रियां घूम रहा है सारी, टोटल 360 डिग्री रोटेशन है। आपको पता है ना भाई, पूरा अगर वो कोई चीज घूम रही है वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है, सीधी सी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 1 डिग्री वो घूमता है तो उसमें कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखना अर्थ को, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, इसका आगे कंसेप्ट भी आपको बताने वाला हूँ। और पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो वो है भाई गोहर मोती, जो कि आपका कहां पर है, गुजरात के अंदर है, 68 डिग्री 7 मिनट। समझ आ गया। तो जब हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की, तो हमने जब देखा तो ये देशांतर पे हमें देखने को मिला, ठीक है, और यहाँ पूर्वी साइड पे ये, उत्तर में इंदिरा कोल और दक्षिण में कन्याकुमारी। समझ आ रहा है भाई, चलते हैं आगे। अब भारत की मुख्य भूमि की बात करूं तो उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात आपका है। समझ आ गया। अगर मैं सबसे, अब उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिणतम में कौन सा है, ठीक है, पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, आपका समझ आ गया। यहाँ तक आपका जो है फैला है भारत, भारत यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो भारत है उस भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो भी क्या, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जो कि लगभग किलोमीटर की बात करूं तो वो 21.9 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का जो एरिया वो समुद्र तक जो फैला है वो 21.9 किलोमीटर तक फैला। अगर उसको मील में करना चाहो तो 12 समुद्री मील तक वो फैला हुआ है। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। देखो, और एक और ध्यान आपको रखना है, अगर एक मानक मील जो है ना वो लगभग 1.6 किलोमीटर दिया है, लगभग है, क्योंकि एक्चुअल में इसका होता है 1.584 किलोमीटर एक मानक मील। तो और एक समुद्री मील लगभग आपका 1.8 किलोमीटर होता है, जो कि लगभग आपका 1.824 किलोमीटर आया था, तो उसको लगभग हमने अप्रोक्स करके 1.8 किलोमीटर कर दिया है। समझ आ गया। तो मानक मील समुद्र मील जो कि आपका कितना है, समझ आ गया। और पीछे ही हमने देखा कि आपका कितना है भाई, 12 समुद्री मील था। क्या था भाई, 12 समुद्री मील था ना, तो उसको हमने किलोमीटर में कैसे बदला, इसी का यूज करके बदला। ठीक है भाई, जो मानक मील दे रखा है आपको, समुद्री मील दे रखा है, समुद्री मील का यूज करके हमने जो है 1.8 किलोमीटर होता है आपका एक समुद्री मील। तो आपका 12 समुद्री मील था भारत का एरिया, जो कि फैला हुआ था, जहां पर भारत समुद्री क्षेत्र में एंटर कर सकता है और कोई भी गतिविधि वो कर सकता है। तो वो 21.9 किलोमीटर तक है मुख्य भूमि से। अगर हम पार जाते हैं तो वो 21.9 किलोमीटर तक जा सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ कि भारत और अक्षांश, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो देशांतरीय विस्तार है, उसमें 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। क्या बोला मैंने, अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जा रहे हो, ठीक है, अगर आप, ये इनका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, तो इसमें और आपका जो देशांतरीय विस्तार है यानी इसमें, ठीक है, यानी कि 2 मिनट, देखो, और ये आपका देशांतरीय विस्तार, ठीक है, ये लाइन हो गई। तो इन देशांतर के बीच में और इन अक्षांश के बीच में, जो भारत के अक्षांश देशांतर है, इसमें लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। समझ आ गया। और जब हम देशांत, और मेनली जब हम बात करते हैं किसके, देशांतरीय विस्तार की, तो इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस इसमें भी है। इसकी वजह से हमें टाइम में डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर 2-2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है, ये आगे बताऊंगा। यहाँ पर अभी तुम इतना जानो पहले जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो लगभग 30 डिग्री है, चाहे तुम ऐसे बात कर लो चाहे ऐसे बात कर लो, डिग्रियों में अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि भाई उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, अगर भारत की नॉर्थ से पकड़े और साउथ तक जाएं तो कितना डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, 3214 किलोमीटर देखने को मिलता है भाई। लेकिन अगर हम वेस्ट से साउथ जाते हैं यानी पश्चिम से पूरब जाते हैं तो हमें 2933 किलोमीटर
का डिस्टेंस देखने को मिलता है, ऐसा क्यों है? जब दोनों में ही 30 डिग्री का अंतर है, अगर मैं ऐसे बात कर लूं चाहे मैं ऐसे बात कर लूं, यानी अक्षांश की बात करूं चाहे मैं देशांतर की बात कर लूं, दोनों अक्षांशों के बीच में और दोनों देशांतर के बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो ऐसे में यहाँ तो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए भाई, यहाँ तो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण में तो आपका 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और पश्चिम से पूर्व में आपका 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसा क्यों है? इसका मेन रीजन आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ भी सकता है, कि जो आपके देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों की ओर जाते हुए पास आ जाती है। ये मेन रीजन है इसका। क्या बोला मैंने? कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाती है वो क्या हो जाती है भाई, पास आती जाती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हर जगह समान रहती है। चलो भाई आगे चल के आपको ये भी बता देते हैं। देखो ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं, आप खुद नजर डालिए इस इमेज पे। पहले अक्षांश रेखाओं की बात करता हूं, तो आप देखोगे इनके बीच में ये कभी भी आपस में मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही हैं, ये आपस में कभी नहीं मिल रही, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर यही मैंने बताया कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान है, घटती बढ़ती नहीं है। इनके बीच की जो दूरी है, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कभी घटती ही नहीं है, बराबर है सारी, ठीक है ना, एक दूसरे के समानांतर हैं ये। समझ रहे हो? अक्षांश रेखाओं की बात हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, ध्यान रखना है। तो और ऐसे में अगर मैं भारत के विस्तार की बात करता हूं कि किलोमीटर में, तो वो कितना दे रखा था? कितना दे रखा था भाई? आपको दे रखा था भाई वो 2933 किलोमीटर। कितना दे रखा था? 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर तो 2933 किलोमीटर है। और अब देशांतरी विस्तार की बात आ जाओ। मैंने क्या बोला था भाई, कि जो देशांतर रेखा है जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ती है, उनके बीच का जो दूरी है वो घटते चले जाती। देखो यहाँ पर इतनी दूरी थी, यहाँ पर इतनी दूरी थी, अब यहाँ पर इतनी दूरी बची, यहाँ पर इतनी दूरी बची। जैसे जैसे ध्रुवों के पास जा रही है इनकी दूरी घट रही है, ठीक है। आप यहाँ देखो, फिर यहाँ पे थोड़ी कम दूरी हुई, यहाँ पर थोड़ी कम दूरी हुई, यहाँ पर और कम दूरी हो गई, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, और कम हो गई, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे ध्रुवों के पास जा रहे हैं इनकी दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसी वजह से हमें देखने को क्या मिलता है कि ऐसे में भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन अक्षांश में क्या आ रहा है? 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि जो अक्षांशीय रेखा है, थोड़ी जो देशांतर रेखा है, वो ध्रुवों के पास ऐसे उनके बीच की दूरियां कम होते जाती है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ आया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो क्या बताया था मैंने यहाँ पर तुम्हें, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और आपका जो उत्तर से दक्षिण है, यानी कि ये वाला उत्तर से दक्षिण आपका अक्षांश से विस्तार है। तो यहाँ पर ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपकी दूरी क्या है? यहाँ पर समान है, क्योंकि यहाँ पर अक्षांश के बीच में दूरी घटती नहीं है, बराबर रहती है। लेकिन जब हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो इनकी दूरी कम हो जाती है। क्यों दूरी कम हो जाती है? क्योंकि इनका जो रास्ता है ध्रुवों के पास जाते थोड़ा, मतलब जो बीच की दूरी है वो देशांतर रेखाओं के बीच में वो कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको थोड़ा यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है 29 से 33 किलोमीटर, ना कि 32 से 14 किलोमीटर देखने को मिलेगा। आई हो भाई तुम्हें समझ आया होगा। आगे चलो, बता दिया ये। अब भारत की बात करता हूँ, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, और भारत का जो दक्षिणी उत्तरी भाग है वो आपको उपोष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने? भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपको उष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है, और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो आपको उपोष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो आपका जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं आपकी, ये क्या करती हैं? भारत को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में बांट देते, जलवायु क्षेत्र में बांट देती है, यानी कि कटिबंध में बांट देती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो भारत है वो आपके इन दो बीच में आता है, इन दोनों कटिबंधों के बीच में आता है। समझ आ गया? किस किस में आता है? दक्षिणी भाग आपका उष्ण कटिबंध में, इंग्लिश में बोलूँ तो भाई ट्रॉपिकल जोन में, और उत्तरी भाग आपका जो आता है वो आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। अब एक बार आप इस विश्व के मानचित्र पर, जो कि आपको दिख रहा है, इस पर नजर डालो। पहले आप जोन समझो, या कटिबंध जिसे कहते हैं वो समझो। जोन मतलब यहाँ पर भाई कटिबंध से है, जोन मतलब यहाँ पर कटिबंध से है, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो आपकी जो कर्क रेखा है, क्या बोला मैंने? कर्क रेखा,
कर्क रेखा से लेकर आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो आपका कटिबंध बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन बोले तो आपका उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो उष्ण कटिबंध में भारत का कौन सा हिस्सा आता है? दक्षिणी हिस्सा आता है। आप देख लो भाई, यहां से यहां तक हमारा पूरा भारत है। तुमको भाई विजिबल शायद ही हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, मैं जब भी दिखाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, यहां तक हमारा भारत का हिस्सा आता है। क्या आता है भाई? लगभग हमारा भारत का हिस्सा ये जहां मैंने सर्कल बनाया है, तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये हिस्सा किस में आ रहा है? जहां मैं डार्क कर रहा हूं, ये हिस्सा किस में आ रहा है? ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, यानी कि उष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी हिस्सा किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। और जो ये बचा उत्तर का हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा आपका, इसको अलग कलर से करते हैं, पीले से करते हैं ना। कि आपको जो ये वाला हिस्सा है, ये किस में आ रहा है भाई? ये इसमें आपका आ रहा है सब ट्रॉपिकल जोन में। इसको आप कह लीजिए भाई उपोष्ण कटिबंध में। किसमें आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब ट्रॉपिकल जोन, आप कह लीजिए उपोष्ण कटिबंध में। तो भारत का हिस्सा जो आपका आ रहा है, ये आपका सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। समझ आ गया भाई भारत की स्थिति क्या है। और एक और चीज ध्यान रखना है कि जो ये वाला एरिया है ना भाई, जो ये वाला आपका एरिया है, जो आपका ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट सूरज की किरण पड़ती है भाई। क्या पड़ती है? डायरेक्ट। इसलिए जो ये वाला एरिया है आपका ट्रॉपिकल जोन वाला है, उष्ण कटिबंध वाला, यहाँ पर आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ठंड बहुत कम देखने को मिलती है। अब भारत का जो दक्षिण वाला एरिया है, यहाँ पर ये ठंड आपको देखने को मिलती कहाँ है? नॉर्थ में जब आप देखते हो, हम जहाँ पर हम दिल्ली में रहता हूँ, है ना, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जब नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ पर वो गर्मी भी फेस करते हैं और वहाँ पर सर्दी भी दबा के फेस करते हैं। बट दक्षिण में क्या होता है, आपको जो हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पर आपको ज़्यादा सर्दी का एहसास नहीं होता। अगर कोई साउथ से बच्चा को अगर कोई वीडियो को साउथ से देख रहा है तो मुझे बताना यहाँ पर तुम, ठीक है। तो दक्षिण में, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है सन की किरण, ध्यान रखना, सूरज की किरणें। अब बात करोगे भाई यहाँ नहीं पड़ती क्या डायरेक्ट? यहाँ पर तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है? देखो, ऐसे आपका सूरज आया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डायरेक्ट ऐसे पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दिखाई इसलिए सीधी, ताकि आप समझ जाओ, सीधी पड़ती है, ठीक है। ऐसे आपकी डायरेक्ट पड़ती है, और ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है आपकी तिरछी पड़ने लग जाती है, ठीक है भाई। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, आई होप तुम्हें समझ गए कि भाई यहाँ पर जो लाइट पड़ती है वो तिरछी पड़ती है, यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ पर तिरछी पड़ती है, और इसके नीचे भी तिरछी पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है? इस एरिया में पड़ रही है। समझ रहे हो तुम? अगर तुम्हें ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम मान लो, ठीक है भाई, देखो ये मान लो तुम्हारा सूरज है, तो यहाँ से तो किरण सीधी सीधी आ गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना फैल जा रही है, यहाँ पर तिरछी जा रही है। ये कहने का मतलब है यहाँ पर तिरछी जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर हमें टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। सर्दी भी पड़ेगी भाई, गर्मी भी पड़ेगी, ध्यान रखना है दबा के। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ? और इस सब ट्रॉपिकल को, सबको उपोष्ण कटिबंध, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सब ट्रॉपिकल जोन को हम एक और बोलते हैं वार्म ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉरी, वार्म टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन। समझ रहे हो? ये तुम्हें ध्यान रखना है। आगे चलें। इसी वजह से क्या होता है, भारत में आपको अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। भाई देखो, दक्षिण हिस्सा किस वाले कटिबंध में आ रहा है, उत्तर वाला किस कटिबंध में आ रहा है, तो इसी वजह से क्या होता है, आपको भारत में अलग अलग जलवायु, अलग अलग मिट्टी के प्रकार देखने को मिलते हैं। क्योंकि दक्षिण उष्ण कटिबंध में आ रहा है, उपोष्ण वाला आपका, और उत्तर हिस्सा आपका उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो ऐसे में भाई आपको अलग अलग मिट्टी के प्रकार भी देखने को मिलेंगे, जैसी जलवायु वैसी मिट्टी, ध्यान रखना है। और विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है, और इसी प्रकार इसलिए हमको क्या, भौगोलिक विविधता भी हमें देखने को मिलती है। उत्तर में हिमालय, ठंडे ठंडे बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते हैं। दक्षिण में चले जाओ भाई, सूखे बंजर पहाड़ देखने को मिलते हैं, बर्फीले क्षेत्र थोड़ी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर वाला जो हिस्सा है वो ठंडा भी पड़ता है। ट्रॉपिकल जोन के बाद जो ऊपर वाला एरिया है, यानी उष्ण कटिबंध के बाद जो ऊपर वाला एरिया आता है, वो ठंडा एरिया है लगभग, देखा जाए तो। आपको जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, ये सब ठंडे एरिया ना, इस वजह से है, क्योंकि उत्तर हिस्सा हमारा आता ही इसी जगह पे है। तो इस वजह से हमें भौगोलिक विविधता भी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की। देखो, तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच लगभग 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है, मैंने बता दिया हूँ भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, मैंने पीछे तुम्हें बताया। अब इसी वजह से क्या होता है
वहां के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने कि पूर्वी और पश्चिमी भागों में, ठीक है, पूर्वी और सॉरी पश्चिमी और यहाँ पर आपका जो पूर्वी है हिस्सा है, 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 30 डिग्री का अंतर है। समझ आया? इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। आप सोचोगे भाई कैसे? पहले समझो होता क्या है। देखो 2 घंटे का अंतर देखने को मिला ना, यानी कि मैं कहूं जब पूर्वी भाग यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगता है और डूबता है, तो होता क्या है भाई? तो वहीं पश्चिमी भाग यानी गुजरात आदि में सूरज देर से उगता है और देर से डूबता है, यानी और कितना अंतर आएगा डूबने उगने में? वो 2 घंटे का अंतर आएगा। अगर मान लो यहाँ पर पूर्वी भाग में सूरज आपका उगा है 6 बजे उगा है मान लो, ऐसे 7 बजे उगता है, ठीक है भाई, लगभग 7 बजे उगता है। 7 बजे आपका मान लो अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग गया है ना, तो आपका गुजरात में 9 बजे उगेगा। कहने का मतलब ये है, अगर वहाँ 6 बजे उग रहा है तो गुजरात में 8 बजे उगेगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। समझ आ गया? तो उसे सूरज देर से उगता है देर से ढलता है, यानी 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है पूर्वी और पश्चिमी वाले हिस्से में। समझ रहे हो? अब वही बात कर लो। अब बोलोगे भाई बीच में भी अंतर देखने को मिलेगा? भाई जरूर देखने को मिलेगा। तुम जनरली क्या करते हो? सोचते हो, रट लेते हो भाई इस चीज को कि भाई पूर्व और पश्चिम में 30 डिग्री का अंतर है, तो हमें क्या अंतर देखने को मिलता है कि हमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। जो बीच में एरिया पड़ता है, जो बीच में जो भी स्टेट्स पड़ती हैं, वहां पर मान लो 1 घंटे का अंतर देखने को मिलता होगा। जैसे जैसे डिग्री का अंतर हमें देखने को मिलेगा वैसे वैसे सूरज उगना या सूरज ढलना, ठीक है, या भी कह लो कि टाइम में जो अंतर देखने को मिलेगा तो आपको 2-2 घंटे का देखने का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम तो आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अंतर बस आपको सूरज के उगने और ढलने में देखने को मिलता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। मान लो बीच में 15 डिग्री का अंतर है, तो वहाँ 2 घंटे थोड़ी लगेंगे, वहाँ 1 घंटा लगेगा। अगर मान लो बीच में कोई जगह है उसमें 15 डिग्री का अंतर है पूरब से, तो वहां पर बस 1 घंटे का अंतर आएगा। 1 घंटे का अंतर आएगा, आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो 2 घंटे का अंतर क्यों आता है। अभी तुमको मैंने पीछे ही बताया कि अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूं, जब भारत अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमता है, कितना 1 डिग्री घूमता है, तो वो 4 मिनट का समय लेता है। कितना भाई? 4 मिनट का समय लेता है। सीधी सी बात है। और मैंने बोला भाई पूर्व और पश्चिम में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। अब तुम मुझे बताओ, जो अपने अक्ष पर 30 डिग्री घूमेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो 4 को तुम 30 से कर दो भाई गुणा, यानी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4×3=12 और 0 का 0, तो 120 मिनट। कितना? 120 मिनट, और जो कि हमारा बराबर होता है लगभग 2 घंटे, लगभग क्या पूरा 2 घंटे के बराबर होता है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वही ध्यान रखना, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो रोटेशन करने में 1 डिग्री घूमने में, तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? टाइम लगेगा 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट बराबर आपको होता है 2 घंटे। क्या हो गया भाई? 2 घंटे का समय। इसलिए बोला जाता है कि भाई 2 घंटे का अंतर है। आई होप भाई तुम्हें समझ आया होगा। आगे चलो। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना, ये बता दिया तुमको मैंने। यहाँ पर 2 घंटे का अंतर इसे देखने को मिलता है, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, और अगर तुम यहाँ से 1 डिग्री चल रहे हो, या 1 डिग्री कहने का देखो ये देशांतर है। जैसे तुम 1 डिग्री घूमोगे तो तुम्हारे 4 मिनट लगता है अर्थ को घूमने में। 15 डिग्री 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, और 30 डिग्री 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। और पूरा चक्कर जो लगता है वो 24 घंटे में लगता है, तुम्हें पता ही होगा। पूरा जो चक्कर लगता है वो 24 घंटे में लगता है। यानी मैं कहूं तो 24 घंटे में भारत जो है, भारत कह रहा हूँ, जो अर्थ है वो 360 डिग्री का चक्कर पूरा करता है, जो कि रोटेशन 360 डिग्री का ही होता है। ये तुमको समझ आ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे भारतीय मानक समय। आपको पता है आपका जो इंडिया है, या हमारा जो इंडिया है ना, तो उसका जो समय है वो पूरे भारत में सेम है। ये तो है नहीं कि दक्षिण में अलग टाइम चल रहा है। यहाँ मान लो नॉर्थ में आपका 12 बज रहे हैं और साउथ में आपके 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता, हर जगह सेम टाइम है। ऐसा क्यों है? लेकिन वही बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, वहाँ पर ना आपको सारा टाइम हर जगह आपको सेम टाइम देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको सेम टाइम देखने को नहीं मिलेगा। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों, वहाँ पर अलग अलग टाइम क्यों है?
और इंडिया में आपको अलग अलग सेम टाइम देखने को क्यों मिल रहा है, कहीं भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका भी रीजन आपको ही पता चल जाएगा अगर ये सवाल आपके मन में आता है तो। देखो, और एक और सवाल आपके मन में आता होगा कि भाई इंडिया में इतने बज रहे हैं और अमेरिका या दूसरी जगह पर टाइम कुछ और हो रहा है ना, यहाँ रात हो रही है वहाँ सुबह हो रही है, यहाँ सुबह हो रही है तो वहाँ रात हो रही है, ऐसा क्यों होता है? अभी समझ आएगा। देखो भाई, तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे भारतीय मानक समय की, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो अगर हर जगह स्थानीय समय अपनाया जाए, अगर हर जगह स्थानीय समय अपनाया जाए तो भारत में अलग अलग घड़ियां होंगी भाई, ध्यान रखना है, और अलग अलग समय दिखाएंगे, तो उससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो तुम कोई जॉब कर रहे हो, करोगे जिंदगी में, और अलग अलग घड़ियां हैं, तुमको बोला गया भाई 9 बजे आना है जॉब पर, और तुम अपनी घड़ी के हिसाब से आ रहे हो भाई 9 बजे, अगर सबका अलग अलग स्थानीय टाइम होता हर एरिया का, तो अगर तुम बोल रहे हो भाई वहां से कि तुम्हें 9 बजे जॉब पे आना है, वो बंदा अपनी घड़ी देख के आ रहा है, और पता चला जहाँ वो जॉब करने जा रहा है उसकी घड़ी में 10 बज रहे हैं, तो वहाँ लेट हो गया, तो भाई दिक्कत आती, सीधी सी बात है। तो इसलिए हर जगह का स्थानीय समय ना अपनाया नहीं जाता है, इससे बहुत हमें असुविधा देखने को मिलती है। इसलिए क्या करा, पूरे देश के लिए एक समान समय तय किया गया। तो भारत यानी पूरे देश के लिए एक समान समय तय किया गया, जो कि विश्व स्तर पर मतलब कि विश्व स्तर पर माना भी गया है। अब वो कैसे माना गया है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत का मानक समय क्या है, मतलब मानक यामयोत्तर क्या है। देखो, ये मानक समय भी कह सकते हो। देखो, 82 डिग्री 30 मिनट, क्या बोला मैंने, 82 डिग्री 30 मिनट को क्या माना गया, भारत का मानक समय माना गया है। कौन सी लाइन है भाई ये, 2 मिनट को, ठीक है। ये देखो, ये जो लाइन है आपकी, तो मैं कर रहा हूं ये क्या है, इसको बोला जाता है भारत का मानक समय वाली रेखा, या मानक यामयोत्तर रेखा, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पर है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पर है। अब आप सोचोगे यार इसी को क्यों लिया गया, यहां से कोई रेखा क्यों नहीं ली गई, यहां से भी तो ले सकते थे भाई, ऐसा क्यों नहीं करा गया? अभी तुम्हें समझ आएगा भाई इसको क्यों लिया गया, इसको यहाँ पर कोई रेखा क्यों नहीं ली गई। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इतना समझ लो कि भारत का जो मानक समय माना गया है वो इस देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग माना गया है, 82 डिग्री 30 मिनट के अकॉर्डिंग। समझ आ गया? अब वापिस पीछे चलो, ये क्या है, अभी भी आएंगे वापिस इस पे। तो भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट, अब इसको क्यों चुना गया, तो यहाँ पर इसलिए चुना गया, तो विश्व स्तर पर क्या है, 7 डिग्री 30 मिनट, क्या बोला मैंने, 7 डिग्री 30 मिनट को के देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। क्योंकि जितना भी मानक समय चुना जाता है ना विश्व स्तर पर, जब कोई भी कंट्री अपना मानक समय चुन रही है तो वो इसके गुणक के रूप में चुनेगी 7 डिग्री 30 मिनट। गुणक का मतलब होगा, जैसे देखो अब जो 6 है ये किसका, 2 का गुणक है। 2 का गुणक कैसे भाई, 2 4 6 है ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो जाके 6 आपका आएगा ना, तो 2 का गुणक आपका 6 है, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही बोला गया कि जो भी अपना मानक समय चुनेगा या चुना जाता है वो 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर का गुणक होना चाहिए, ये माना गया। तो ऐसे में जो हमने चुना 82 डिग्री 30 मिनट, ये क्या है, 7 डिग्री 30 मिनट का गुणक है, ध्यान रखना है, 7 डिग्री 30 मिनट का गुणक है, इसलिए इसको चुना गया। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है। अब तुम कैसे चेक करोगे कि भाई ये गुणक है या नहीं है, ठीक है भाई, जो मिनट दे रखा है इसको भी डिग्री में बदल लो, बट वो तुम्हें जानना नहीं, कोई टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, कि भाई तुम्हें ध्यान रखना है, मैंने कह दिया तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई 7 डिग्री 30 मिनट का गुणक है, इसलिए इसको लिया गया है, क्योंकि माना गया है कि भाई इतना इतना होगा विश्व स्तर पर, जो भी मानक समय चुनेगा वो इसका गुणक होगा। तो इसलिए जो हमारा जो यहाँ पर इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट का गुणक चुना गया, मतलब इसको चुना, इस देशांतर रेखा को चुना गया। और जब आगे हम देखते हैं कि जो हमारा समय है, हमारा जो इंडिया का समय है वो ग्रीनविच माध्य समय, जिसको हम GMT भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GMT, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्या बोला मैंने कि जो ग्रीनविच माध्य समय है उससे हम कितने आगे, हमारा टाइम 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब पहले इसको समझते हैं, ये जो आपकी लाइन देखने को मिल रही है आपको,
ये वाली, इसको हम बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं भाई? जीएमटी, ग्रीनविच मीन, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन। अब देखो, ये आपकी जीएमटी है। अभी ग्रीनविच क्या है? ये ग्रीनविच माध्य समय मैंने बोला ना, तो ग्रीनविच क्या है? यूके में एक जगह है। और जाके चलूं भाई तो लंदन, यूके की जो राजधानी लंदन, उसमें आपको एक जगह देखने को मिलेगी ग्रीनविच। तो वहां से काल्पनिक काल्पनिक रेखा, देखो सारी काल्पनिक रेखा, देशांतर अक्षांश सब काल्पनिक है। तो ऐसे ही जो ये इसको मान लिया गया काल्पनिक रेखा, जो कि क्या है आपकी ग्रीनविच, आपको यहाँ पर ग्रीनविच माध्य समय बोल दिया गया। ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय रेखा इसको बोल दिया गया, जिसके हिसाब से सारा टाइम डिसाइड होगा, जिसके हिसाब से सारा टाइम डिसाइड होगा। अगर तुम इसके इधर जाओगे, इसके इधर जाने का मतलब क्या है? अगर तुम पश्चिमी साइड में जाओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर तुम्हें माइनस में देखने को मिलेगा। माइनस का मतलब भी तुम्हें समझ आएगा। अगर तुम इसके इधर जाओगे, इस रेखा के अगर तुम इधर जाओगे तो तुम्हें पॉजिटिव में टाइम देखने को मिलेगा। माइनस में कभी टाइम नहीं होता भाई। माइनस और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मान लो कि जहाँ पर से रेखा जा रही है, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, अरे 12 बज रहे हैं तो बजा देते हैं, ठीक है 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये ग्रीनविच माध्य समय सीमा रेखा है, जो देशांतर रेखा है। अगर हम इसके इधर जाते हैं तो हमें टाइम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि टाइम में क्या और ये पॉजिटिवनेस आ रही है। यहाँ 12 बज रहे तो उसके बाद जाओगे तो कहीं पर 1 बज रहा होगा, 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे। तो जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, क्योंकि इंडिया तो उसके पूर्व साइड पर है, तो इस साइड जाएंगे तो हमें पॉजिटिव में वैल्यू देखने को मिल रही है। पॉजिटिव का मतलब है टाइम में ऐड ऑन होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो ग्रीनविच माध्य सीमा है, माध्य समय है, इसमें जो है अंतर हमें 5.5 घंटे का देखने को मिलता है। कितना? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर देखने को मिलता है समय सीमा में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ जितने बज रहे होंगे, इस साइड तुम जाओगे तो टाइम तुमको बढ़ता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। और इस साइड जाओगे टाइम तुमको कम दिखा हुआ ही मिलेगा। मान लो यहाँ पर 12 बज रहे, जहां से रेखा गुजर रही है, इधर तुम्हारे यहाँ पे 12 बज रहे, तो इधर तुम्हारे 11 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, 9, 7, 6, ऐसे जब तुम दूर जाओगे उतना तुम्हारा टाइम कम होता हुआ चले जाएगा। इसलिए होता है कि भारत में कुछ समय होता है तो आपका अमेरिका में कुछ और समय हो रहा होता है, यानी कि इधर से आपका टाइम अलग चल रहा होता है। यहाँ रात हो रही है तो यहाँ सुबह हो रही है, यहाँ सुबह हो रही है तो आपकी यहाँ पे रात हो रही है। समझ आया भाई? ये मेन अंतर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भारत में तो एक ही क्या मानक यामी उत्तर है जो कि पूरे देश के लिए है। अलग अलग घड़ियां तो अपने पास नहीं है भाई, लेकिन क्योंकि अपना इंडिया ज्यादा बड़ा भी तो नहीं है, छोटा सा तो है हमारा इंडिया, ध्यान रखना है आपको। लेकिन अब रूस को देख लो भाई, कितना बड़ा है ना? रूस को देख लो आप, अमेरिका की बात कर लो, अमेरिका बड़ा है। तो ऐसे में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या है, मानक यामयोत्तर इन्होंने माने हैं, मानक समय अपना माना है। तो ध्यान रखना है। तो कुछ देशों का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है ना, तो उसके लिए एक मानक समय ढूंढना भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए यहाँ पर क्या एक से ज्यादा कटिबंध है। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। कितने हैं? एग्जाम में आ सकता है भाई, अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। समझ आ रहा है? ये बता दिया आपको। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है भाई कि भाई कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम बताओ। कर्क रेखा आपको बताया मैंने पीछे, तो भारत से जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। क्या बोला मैंने? देखो, एक आपकी मानक यामी उत्तर रेखा जो बता दिया भाई, जैसे हमारा टाइम डिफाइन होता है, ठीक है। जीएमटी से कितनी आगे है मैंने बता दिया, 5.5 घंटे। जितना ही आगे उस हिसाब से अपना 5.5 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है, वो ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि जो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, तो वो क्या है 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखना, 8 राज्यों से ऐसे गुजरती है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मानक यामी रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहले हम बात करेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो कर्क रेखा की बात करता हूं तो पहला एक ट्रिक देखो भाई, मित्र पर गमछा झाड़। क्या? मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक होती है जिससे आप ये याद कर पाओगे कि कौन कौन से राज्यों से जो है गुजरती है क्या कर्क रेखा।
तो राज्य कौन कौन से हैं भाई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र है, मित्र पर गमछा झाड़, तो मी से आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आप ध्यान देखो, मिजोरम हो जाएगा। त्र, मित्र, तो त्र से आपका त्रिपुरा हो गया। मित्र पर, अब पास से आपका क्या यहाँ पर? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा से क्या आपका? राजस्थान हो जाएगा। मित्र पर गमछा, ठीक है ना। अब गा से आपका क्या हो जाएगा? पहले देखो, गमछा छोड़ो, झार पे आ जाओ, तो झार से तो आपका झारखंड हो जाएगा। कहाँ गया भाई आपका झारखंड? ये रहा, ठीक है। गमछा, छा से आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और माँ से आप, और गा से गुजरात हो गया, और माँ से आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो मित्र पर गमछा झाड़, तो इससे आपको ट्रिक से याद रख सकते हो। अब मानक यामियोत्तर की बात कर लूँ, तो मानक यामियोत्तर रेखा वाले जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो आपकी जा रही है वो इन राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। समझ आ रहा है भाई? आगे चलते हैं। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो भारत का क्षेत्रफल भाई 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और मतलब पूरा, ठीक है, जितना हमारा एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व में जितना भी स्थलीय भाग है, विश्व के अंदर जितना भी स्थलीय भाग है उसका 2.4% है। बस ध्यान रखना, जनसंख्या अपनी बहुत ज्यादा है, लगभग 17% है जनसंख्या। पूरे वर्ल्ड की लगभग 17% जनसंख्या हमने समाई हुई है, लेकिन जब बात आती है लैंड की तो ओनली 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और हमसे बड़े देश भाई रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अपना भारत का आकार और भौगोलिक विविधता। तो इसमें आपको ये बताया गया कि भारत का आकार किस प्रकार का, दक्षिण से कैसा है, ठीक है, आकार इसका, और किस प्रकार की भौगोलिक विविधता हमें देखने को मिलती है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं पहले उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में आपको ऊंचे पर्वत देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें तो पूरा यहाँ से लेकर आपका हिमालय पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और उत्तर भारत में आपको ये नदियां देखने को मिल जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और यहाँ से असम में एंटर, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके देन असम में, देन आपकी ये बांग्लादेश से गुजरती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ पर गंगा की, तो गंगा यहाँ से आपकी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड का जो गंगोत्री, गंगोत्री वहां से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री से निकलते हुए ये भी जो है बाद में आपकी बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और महानदी जो आपकी है वो इस साइड है आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। ये 3 नदियां जो है वो उत्तर भारत की नदियां हैं लगभग। आगे मैं चलूं, दक्षिण भारत की बात कर लो। दक्षिण भारत में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी है। ये जो बड़ी नदियां दक्षिण भारत की आपको देखने को मिलती है, दक्षिण भारत के अंदर आप देख सकते हो भाई मैप में, ये आपकी गोदावरी नदी हो गई, ये कृष्णा नदी हो गई, और ये कावेरी नदी हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपकी क्या है? गोदावरी है, देन आपकी कृष्णा नदी है, देन आपकी यहाँ पर कावेरी नदी है। तो ये 3 नदियां हैं जो कि जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ फ्लो कर रही हैं, समझ आ गया। और घने जंगलों से ढकी पहाड़ी आपको देखने को मिल जाती है दक्षिण भारत के अंदर, और विशाल हिंद महासागर से घिरा प्रायद्वीप, ठीक है। आपका जो देखो आपको पता है यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, ठीक है, ये क्या आपका हिंद महासागर सागर है, ठीक है। तो यहाँ क्या है भाई अपना, यहाँ पर अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो आपका दक्षिण हिस्सा ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया, लेकिन है तो ये हिंद महासागर का पानी है भी एक तरह से, इंडियन ओशन का ही पानी है। तो ये ध्यान आपको रखना कि जो आपका प्रायद्वीप हिस्सा है, प्रायद्वीप हिस्सा कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये आपका पूरा प्रायद्वीप हिस्सा है। प्रायद्वीप हिस्सा होता है कि जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो इसको हम प्रायद्वीप भाग बोल देते हैं दक्षिण भारत को, जो कि अपना हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ये घिरा हुआ है। और उत्तर पूर्व की बात कर लूं, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में कि आपको घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है भाई। दक्षिण भारत में पीछे ही बात कर ली थी, तो उत्तर पूर्व में और दक्षिण भारत दोनों में हमें घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, कुछ इस प्रकार की। समझ आ गया भाई? आपको पता होना चाहिए। और पश्चिम भारत की बात कर लूं, तो पश्चिम भारत आपको जो मरुस्थल क्षेत्र है, तो पश्चिम भारत में देखने को मिलता है, जैसे कि भाई थार मरुस्थल है, जो कि रेत का विशाल फैलाव हमें देखने को मिलता है रेगिस्तान के अंदर ये। और उत्तर पश्चिम की बात करूं
तो उत्तर पश्चिम में हिंदकुश और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्यादा अच्छे से बात करेंगे हिंदकुश और सुलेमान पर्वत श्रृंखला इन सब की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता भी है भाई, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं बात करता हूँ भारतीय उपमहाद्वीप, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है। देखिए, उपमहाद्वीप और महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब एक विशाल खंड, ठीक है, एक विशाल खंड जिसपे लोग निवास करते हैं, कंट्री होती हैं बहुत सारी, ठीक है, जमीन का विशाल टुकड़ा कह सकते हो आप। तो उपमहाद्वीप क्या है, किसी महाद्वीप का हिस्सा ही है, लेकिन उससे खास तरीके की अलग उसकी पहचान है, मतलब एक ऐसी उस महाद्वीप का एक ऐसा हिस्सा जिसकी एक बहुत खास पहचान है उस रीजन की, तो उसको उपमहाद्वीप बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा जो एशिया है, तो भारत का है लगभग एशिया के लगभग दक्षिण मध्य वाले हिस्से में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में इसलिए अब भारत के अंदर ऐसे ऐसे खासियत आपको देखने को मिलती है, जिस वजह से क्या इसको इस उपमहाद्वीप को भारत, इस उपमहाद्वीप के आगे भारत भी लगा दिया जाता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत के अंदर ऐसी बहुत खासियत है, जिस वजह से ऐसी पहचान बन गई इस जगह की, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप बोल दिया जाता है। समझ आ गया। और इसी भारतीय उपमहाद्वीप में भारत तो आता ही आता है, पाकिस्तान को भी शामिल करा जाता है, नेपाल को भी, भूटान को भी, बांग्लादेश को भी शामिल करा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना जो बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। और हिमालय एक भौतिक अवरोधक के रूप में काम करता रहा, ठीक है, पहले के टाइम पे, आज भी करता है, लेकिन पहले जब इन्वेडर सब अटैक भी कर दिया कर देते, ठीक है, तो हिमालय उनको रोकने का बड़ा अच्छा काम करता था, ठीक है। लेकिन और ध्यान रखना है, और हिमालय को पार करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन कुछ दर्रों को छोड़कर। अब दर्रे क्या होता है वही बताऊंगा अभी। देखो, तो खैबर, बोलान, शिपकिला, नाथुला और बोमडेला दर्रा, ये कुछ पहाड़ी दर्रे हैं, इनको छोड़ दें क्योंकि इनको पार करना आसान था, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी हिमालय को पार करना मुश्किल था, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि खैबर, बोलान, शिपकिला, नाथुला इन सबको छोड़कर इसे पार करना, इसे मतलब कि हिमालय को पार करना बड़ा मुश्किल था। अब ये दर्रे होते क्या हैं, ये दर्रे होते क्या, इनको इंग्लिश में पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच में जो जाने का रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो दो पहाड़ी क्षेत्र के बीच में जो रास्ता होता है, रास्ता बन जाता है जाने का, क्रॉस करने का, क्या बोल देते हैं? पास बोल देते हैं, दर्रा बोल देते हैं। देखो देखो, जैसे कि ये एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक पहाड़ यहाँ पर है, इनके बीच में यहाँ पर रोड जा रही है, यहाँ से निकलने का रास्ता है, ठीक है, यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से जो जा सकते हैं लोग, तो ये क्या होता है? दर्रे कहते हैं इनको, ठीक है। दो मान लो, आप ऐसे समझ सकते हो, एक पहाड़ यहाँ पर है, एक पहाड़ यहाँ पर है, और बीच में जो है रास्ता है जाने का, ठीक है, ध्यान रखना है। ये तो बचपन वाली ड्राइंग बनेगी जो हम बनाते थे घर घर, है ना, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो जगह है जाने की, उसको दर्रे बोलते हैं। तो इनको छोड़ दो, बाकी हिमालय को पार करना बड़ा मुश्किल होता था, ध्यान रखना है। और हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक पहचान दी है, ठीक है, क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में मदद करी है, ध्यान आपको रखना है। और अब हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भाग की। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो या पानी वाले क्षेत्र से घिरा हो। देखो भाई, तो ये आपका इंडिया, हमारे इंडिया का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है। और प्रायद्वीप का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में पेनिसुलर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो तीन जगह से पानी से घिरा हो। क्या जगह घिरा हो? तीन जगह से पानी से घिरा हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पश्चिमी वाला हिस्सा हो जाएगा, ये पूर्वी वाला हिस्सा हो जाएगा, और ये दक्षिण वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इस साइड से अरब सागर से घिरा है, इस साइड से ये बंगाली खाड़ी से घिरा है, और इस साइड से ये हिंद महासागर से घिरा है दक्षिण से। तो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, तो इसको प्रायद्वीपीय भाग हम बोल देते हैं। और भारत की तटरेखा जो है द्वीप समूह सहित, द्वीप समूह सहित मतलब है कि भाई यहाँ पर हमने अंडमान निकोबार भी है, यहाँ पर हमने लक्षद्वीप भी ले लिया है, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं तो हमारी तटरेखा कितनी बनती है? 7517 किलोमीटर बनती है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करूं, सिर्फ मुख्य भूमि की बात करूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई, पीपीटी में आया नहीं है। मुख्य भूमि की बात करूं तो ये कितना है? 6100, कितना है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का मतलब है इसको हम, इसमें हम द्वीपों को ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम द्वीपों को ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुख्य भूमि को ऐड कर रहे हैं। समझ आ गया?
तो अगर इनको हटा देते तो 6100 किलोमीटर, बाकी इनको ऐड करते हैं तो द्वीप समूह सहित तो हमें 7517 किलोमीटर है। और यह इसे समुद्री दृष्टि से बहुत मजबूत बनाती है। ठीक है भाई, तो आपका जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो कि तट रेखा है, ये हमें एक समुद्री दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। ये हमारी स्थिति को ध्यान आपको रखना है। और हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग है ये हिंद महासागर की ओर थोड़ा क्या है, उभरा हुआ है। आप देख सकते हो, आपको जो हिंद प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये हिंद महासागर आपको दिख रहा है, तो थोड़ा ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए इस साइड। आगे चले, भारत और उसके पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं और लास्ट टॉपिक अपना ये रहने वाला है। देखिए भाई, तो अगर मैं बात करता हूं भारत की, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, देखो ये आपका भारत है हमारा, ठीक है ना, ये इंडिया है, तो ये पूरा एशिया है, पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा लगभग ये एशिया है ना, तो ये पूरा हमारा एशिया। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये पूरा एशिया है। तो एशिया के दक्षिण मध्य भाग में क्या है, हमें इंडिया देखने को मिलता है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। ठीक है भाई, जो हमारा भारत है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी भुजाएं। ठीक है, ये देखो अरब सागर के साथ इसकी भुजा, और ये बंगाल की खाड़ी के साथ इसकी भुजा दक्षिण भारत में जाकर मिलाती है। ठीक है, साथ सीमा बनाती है। ठीक है भाई, और इस समुद्रिक स्थिति के कारण भारत का प्राचीन काल से ही समुद्री मार्गों और वायु मार्गों द्वारा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संपर्क रहा है। ठीक है भाई, समुद्र के साथ तो रहा ही है और वायु मार्गों के साथ भी रहा है। पड़ोसी देश की बात कर लूं, देखो भाई, भारत के पड़ोसी देश तो उत्तर पश्चिम में आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। उत्तर में आपको चीन, नेपाल, भूटान आपको देखने को मिल जाएंगे। पूर्व में आपको म्यांमार, बांग्लादेश देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण में जिनका समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ है वो श्रीलंका और मालदीव से। मैप में आप देख सकते हो भाई। ठीक है, ये आपका मालदीव है यहाँ पर, ये आपका श्रीलंका है, एंड पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये क्या है, आपके पड़ोसी देश हैं। आपके नहीं, इंडिया के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, हम भी तो इंडिया में, तो हमारे पड़ोसी देश हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया। अब और विशेष पड़ोसी द्वीपीय देश, ठीक है, द्वीपीय देश का मतलब विशेष जिनके विशेष पड़ोसी द्वीपीय देश है, जो कि श्रीलंका और मालदीव है। क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, देखो ये भारत से जुड़ाव कैसे है इनका, भारत से जुड़ाव किस प्रकार से, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा विशेष पड़ोसी द्वीपीय देश। तो श्रीलंका की बात करते हैं, तो भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा ये अलग है। मतलब कि अलग क्यों है, ठीक है, ध्यान रखना, जुड़ाव तो जल मार्ग के द्वारा है। तो भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा ये अलग है। और मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। समझ आ गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना, आपके छोटे से बॉक्स में आपसे इसका डिफरेंस पूछा है, किसका, खाड़ी का और जल संधि का। खाड़ी और जल संधि का, तो खाड़ी जल संधि का मतलब को बता देता हूँ। ठीक है, फिर आप ये भी देख पाओगे भाई, यहाँ पर लिखा है ना कि श्रीलंका जो है भाई मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग है। तो देखो भाई, अगर मैं खाड़ी की बात करता हूँ, किसकी, खाड़ी की बात करता हूँ, इसको इंग्लिश में हम गल्फ बोलते हैं। तो समुद्र का वो हिस्सा जो भूमि से घिरा होता है, समुद्र का वो हिस्सा जो भूमि से घिरा होता है और केवल एक ओर खुला रहता है। समझ रहे, ऐसा तो मान लो यहाँ से भूमि से घिरा हुआ है, यहाँ से भूमि से घिरा हुआ है, और यहाँ से भी भूमि से घिरा हुआ है, बस एक साइड समुद्र में खिला हुआ है। जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, वो घिरा तो हुआ है, एक साइड उसका मुंह खुला हुआ है, इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ मैं, तो ये क्या है, अपनी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ से भी भूमि से घिरा हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, एक साइड इसका मुंह खुला हुआ है, इस साइड ऐसे, है ना, तो ये खाड़ी होती है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो और एक साइड उसका मुंह समुद्र में खुला हो, ये तो भाई खाड़ी हो गई, है ना। उसके बाद जल संधि की बात कर लूं, जल संधि का मतलब इसको इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना है तुम्हें। तो समुद्र का वह संकरा जलमार्ग जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है, समुद्र का वो संकरा भाग, छोटा सा भाग, ठीक है, सिगड़ा हुआ भाग, जो कि दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लो भाई, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर पाक जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक है, अब देखो यहाँ तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मन्नार की खाड़ी पे बंगाल की खाड़ी तो अपना हो गया,
पाक जल संधि भी होगी। ये मलक्का जल संधि के बारे में तो मुझे बताओगे भाई, ये मलक्का जल संधि का क्या इंपॉर्टेंस है, किसको, किन दो जलाशयों को जोड़ती है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी बात करते भाई, पाक जल संधि की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, और यहाँ पर हम मन्नार की खाड़ी की बात भी कर लेंगे। देखो ये तमिलनाडु है, ये आपका श्रीलंका है ना, और ये क्या आपके पाक स्ट्रेट है, ये क्या है भाई, पाक स्ट्रेट है, क्या है ये, पाक जल संधि है, ठीक है। तो ये ऐसा हिस्सा है, दो बड़े जलाशयों को मिला रहा है, इस साइड वाले को और इस साइड वाले को। समझ आ गई, क्या पाक जल संधि आपका हो जाएगा, जिससे जो है भारत अलग होता है। अब गल्फ ऑफ मन्नार की बात कर लो, मन्नार की खाड़ी, देखो भाई यहाँ पर आपका मालदीव से है ना, मालदीव से श्रीलंका है, ठीक है, हाँ श्रीलंका है, ठीक है, ध्यान रखना ये आपका श्रीलंका है ना। तो भारत पाक जल संधि और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा जो है अलग होता है भारत श्रीलंका से। तो गल्फ ऑफ मन्नार आप देख लो भाई, ये रहा, है ना, देखो यहाँ से भी घिरा हुआ है, यहाँ से भी लैंड से घिरा हुआ है, और यहाँ से भी जमीन से घिरा हुआ है, और यहाँ से इसका सिर्फ मुंह खुला हुआ है। तो गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट से जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। आई होप तुमको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो भाई कमेंट कर देना, यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर फिनिश होता है। कुछ डाउट तुम्हारा शायद ही बचा होगा, ठीक है, इस चैप्टर से, फिर भी कुछ डाउट है कमेंट जरूर कर देना, तुमको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, एक थम्स अप के साथ कमेंट करते हुए वीडियो को छोड़ते हुए जाना। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर भी करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।